स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। तो चलिए चलते हैं आज के महामैराथन में, जो कि पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। और कल बच्चों कई सारे प्रश्न इससे आपका आने वाला है। तो चलते देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1956 से 61 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1956 से 61 था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। आपको पता है भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बच्चों याद रखिएगा, प्रश्न कई सारे आने वाले, इसलिए जरूर देखिएगा, वीडियो देखना ना भूले। कौन सा भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। याद रखिएगा, भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो सी राजगोपालाचारी जो होगा, सी राजगोपालाचारी यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और याद रखिएगा, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल अगर पूछ दे तो लॉर्ड माउंटबेटन। और यह जो है अंतिम जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल था भारत का। और इसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अब संघ शासित प्रदेश की संख्या क्या हो गई है, 8 हो गई है बच्चों, 8 हो गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 73वें और 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। शायद 73वें के द्वारा ही शायद जोड़ी गई, तो कंफ्यूजन है यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है वह ग्राम पंचायत से है और 12वीं अनुसूची जो है वह नगर निकाय से है। तो इसका ईस्वी हमको याद है कि ईस्वी जो है 1992-93 में, शायद 92 में ये बना था और 93 में ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में उन्होंने कहा था कि क्या कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यह जो आधुनिक विश्व है इसकी कल्पना करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था, क्योंकि पूरे देश को एक साथ लेकर चलना संयुक्त राष्ट्र संघ का काम था। पहला प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद समझौता में गए थे वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि इन्हें विष दे दिया गया था। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। तो इंदिरा गांधी 1959 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय पहली बार अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो है वह प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। याद रखिएगा, यू थॉट या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। एशिया के किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, अरस्तु को। अगला प्रश्न देखिएगा, जनता दल का गठन कब किया गया। तो याद करिए, जनता दल का गठन जो है 1988 में हुआ था बच्चों, 1988 में। अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ है कि अनुसूचित जाति जनजाति से अलग, थोड़ी सी यह शिक्षित जाति होती है, तो शिक्षित और सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय, यानी यह जो है अनुसूचित जनजाति और जाति से अलग, शैक्षिक और सामाजिक रूप से थोड़ा सा पिछड़ा है, इसलिए इसको पिछड़ा जाति कहा जाता है। यानी शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से इसे पिछड़ा तबका का माना जाता है, यानी जनरल से यही छोटा होता है। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। याद रखिएगा, जैर्मो बेथम ने अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जैर्मो बेथम। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। तो पूंजीवादी समाज जो है, पूंजीवादी समाज नहीं होगा।
या जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है, तो याद रखिएगा या जो है समाजवादी समाज होगा। समाजवादी समाज जो है या मार्क्सवादी विचारधारा को मानता है। मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाला कौन है? समाजवादी समाज। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। और नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो बच्चों नियोजित विकास के लिए जो लक्ष्य होने चाहिए वह वैसे तो 17 लक्ष्य माना गया है, 17 लक्ष्य मूलतः माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से 5 या 6 लक्ष्य, तो आप 5 मार सकते हैं। कितना मार सकते हैं बच्चों? 5। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो, जैसे अभी नीति आयोग है तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। नीति आयोग किसके रूप में बना? तो याद रखिएगा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है। खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो है वो बिहार है। अगला प्रश्न देखिएगा, यूक्रेन कहाँ है? तो यूक्रेन यूरोप में है और यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? किस दशक से? तो याद रखिएगा 1990 वाली दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को थोड़ा सीमित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं? तो 111 धाराएं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? बता दें कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय वित्त मंत्री जो थे वह मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उस समय वित्त मंत्री जो थे वह मनमोहन सिंह हुआ करते थे और वही उसी समय जो है 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई थी, जिसे एलपीजी नीति भी कहा जाता है। एलपीजी नीति भी कहा जाता है जिसे, याद रखिएगा नई आर्थिक नीति से वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। यानी हम जो है अच्छे से किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते थे और दुनिया का कोई भी देश हमारे यहाँ अपना सामान बेच सकता था। वैश्वीकरण का अन्य नाम क्या है? वैश्वीकरण का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा वैश्वीकरण का अन्य नाम भूमंडलीकरण है। वैश्वीकरण का अन्य नाम क्या है? तो वैश्वीकरण का भूमंडलीकरण नाम है। विश्वव्यापीकरण भी है और वैश्वीकरण यानी सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही तभी आपको बता रहे थे कि थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, तो आपको बता दें अभी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही नगर निगम और ग्रामीण शासन लाया गया। 11वीं अनुसूची को भी 73वां और 12वीं सूची को भी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है वह सोवियत संघ किया था। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन किया था? सोवियत संघ किया था। हाँ, और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1971 में बना था। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1971 में बना था। अगला प्रश्न देखिएगा, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल लोगों के नवजागरण का परिणाम है? याद रखिएगा एशिया महादेश में मुख्य रूप से भूमिका निभाए हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत किए थे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75 होती है। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो आपको बता दें कि केंद्र जिस विषय पर कानून बनाता है केंद्र उसे संघ सूची कहते हैं, राज्य जिस सूची पर कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं, और दोनों अगर कानून बनाएगा तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना जो है वह 3 जून 1947 में बना था, जब लॉर्ड माउंटबेटन
वायसराय बने थे, भारत के वायसराय बने थे। तब लॉर्ड माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना लाए थे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसका लॉर्ड माउंटबेटन ही, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ही जो है भारत के जो है स्वतंत्रता के बाद जो है वह गवर्नर जनरल बन गए थे। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो मणिपुर रियासत जो है वह 1948 में भारतीय रियासत में विलय हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? तो 62 वर्ष में उच्च न्यायालय के जो जितने भी जज होते हैं वह अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था बच्चों। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू में। और याद रखिएगा जो सार्क की जो मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय वह काठमांडू में है। और काठमांडू याद रखिएगा नेपाल में है। काठमांडू कहाँ पे है? या नेपाल में है। और इसे ही दक्षेस कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? दक्षेस कहा जाता है। भारत में सुदूरपूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत में सुदूरपूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, 27वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो है भारत में सुदूरपूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, यानी संशोधित किया गया। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया था? आपको पता है कि महात्मा गांधी जब अपना प्राण त्यागे थे तब हे राम कहे थे। क्या बोले थे? हे राम बोले थे। हे राम, उनके मुंह से हे राम शब्द निकला था। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करती है? याद रखिएगा राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, उसी के तहत जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कल्याणकारी योजना लाती है। भारत सरकार किसके द्वारा कल्याणकारी लाती है? डीपीएसपी के द्वारा। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो आपको पता है शीत युद्ध से है। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। और शीत युद्ध का समाप्त कब हुआ? 1991 में। शीत युद्ध किसके किसके बनाम हुआ था? कौन कौन था? तो सोवियत संघ और अमेरिका गुट। सोवियत संघ और अमेरिका गुट। याद रखिएगा पूरब जो है उसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। और पश्चिम गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध हो जाएगा। याद रखिएगा शीत युद्ध में मार नहीं हुआ था, लेकिन जो है मतलब युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रही। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य वे नहीं, सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, यानी जिस बात पर जो है चर्चा चल रहा है, जिस बात पर चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मुद्दा हो, उस चीज के जो मंत्री होंगे वह उसमें सदस्य बनते हैं। श्वेत क्रांति आपको पता है यह दूध के क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। याद रखिएगा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीटीबीटी आपको पता है कि परमाणु से संबंधित है। परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। तो सीटीबीटी प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 1996 में सीटीबीटी का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? आपको पता है कि 1977 में जब चुनाव हुआ तो 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी खुद अपने पद से हार गई थी। और उस समय जो जनता पार्टी की सरकार जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई बनते हैं। आपको बता दें ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं रहा था और 1989 में इनकी सरकार गिर गई थी। और 1989 के बाद जो है फिर प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी सपोर्ट की और वो कोई और बन गया और फिर इंदिरा गांधी बनी थी 1980 में। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है? तो यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, क्योंकि महिलाएं जो है अपने अधिकार को लेकर यह आंदोलन की थी। अगला प्रश्न देखिए,
आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आपको बता दें कि आपातकाल के समय जो है कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कई सारी चीजों पर। लेकिन बच्चों सबसे बड़ा चीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है यानी आरएसएस का जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा जो है जमात इस्लामी जो है इसका भी जो है मतलब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो याद रखिएगा जो केंद्र राज्य संबंध है इसमें जो है राज्यपाल की भूमिका होता यह है बच्चों कि केंद्र राज्य संबंध में होता यह है बच्चों कि केंद्र सरकार कुछ कहती है तो उसका जो पालन है वो राज्यपाल को करना होता है, और मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल के बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। नियम यह है, राज्य को इतना शक्ति दिया गया है कि राज्यपाल जो है कोई जरूरी नहीं कि जो बात राज्यपाल कहे और वह जो है मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा, यानी राज्यपाल के बातों को मुख्यमंत्री उसके पूरे सभी बातों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है वह चुन कर नहीं आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, और मुख्यमंत्री जो है वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और यही वजह है कि जो है राज्यपाल का सारे बातों को मानना उनके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो राज्यपाल की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का बात मिलता है, अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का स्वभाव मिलता है तो फिर जो है राज्य का प्रगति काफी अच्छे से होती है। लेकिन प्रगति में सबसे विरोध का कारण राज्यपाल बन जाते हैं। इसके अलावा धारा 356 यानी राष्ट्रपति शासन आपको पता होगा, और इसके अलावा जो है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, यानी राज्य जो है वो किस पर निर्भर है? तो राज्य जो है वो केंद्र पर निर्भर है। राज्य किस पर निर्भर है? तो केंद्र पर निर्भर है। किन चीजों के लिए? तो कई सारे ऐसे विकास के कार्य होते हैं जिसके लिए उनको केंद्र पर निर्भर रहना होता है, जिसके लिए उनको पैसा केंद्र से मिलता है। आपको बता दें कई सारी चीजों की जो पैसा अगर केंद्र से मिलती है और केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार के बीच तालमेल अच्छा नहीं रहता है तो फिर क्या होता है कि केंद्र सरकार पैसा देने में आनाकानी कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इनका आंसर जो है सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय लोकदल की स्थापना कब हुई थी? 1974 में भारतीय लोकदल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो आपको बता दें भारत में जो कार्यपालिका है वह नाम मात्र की भी कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका भी है और बहुल कार्यपालिका भी है। क्योंकि आपको बता दें भारत में राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसके अलावा जो है वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका है, और बहुल कार्यपालिका यानी भारत में जो है विविध प्रकार के मंत्रालय हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्रालय हैं, अलग अलग उनमें काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, मंत्री हैं, कई सारे उनके विभाग के जो है अधिकारी हैं, इसलिए बहुल कार्यपालिका भी है। तो सारे हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न देखिएगा, 1979 में जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? तो आपको बता दें जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह वाई.वी. चौहान के द्वारा लाया गया था। वाई.वी. चौहान के द्वारा लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो इसी को मंडल कमीशन भी कहा जाता है। मंडल कमीशन आपको बता दें मंडल कमीशन नियम तो ले आएगी जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन के द्वारा ही जो है लाया गया था आरक्षण, लेकिन इसको लागू नहीं करवा पाएगी। इसको लागू जो है 1990 के आसपास किया जाएगा, क्योंकि ये इनकी सरकार ही गिर जाती है और इंदिरा गांधी के समय इसे लागू नहीं किया जाता है। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? तो आपको बता दें 1974 में ही बच्चों 1975 लिखा हुआ है, लेकिन याद रखें 1974 में ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1975 में ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है आपको बता दें छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें गुजरात की सरकार गिर गई थी। गुजरात की चिमन भाई पटेल शायद वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई थी। और बिहार में उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो
मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे उनकी भी सरकार गिर जाती। लेकिन बिहार में जो है यह बात फैल गया कि जयप्रकाश जो है यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बात जो है सांप्रदायिक पहुंच गया, इसलिए मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा। तो यह मामला को शांति करने के लिए थोड़ा दिन अस्थिर हो गया, मतलब थोड़ा सा जो है आंदोलन को शांत करना पड़ा था। लेकिन इतने में ही इंदिरा गांधी जो है यह समझ गई कि अब जो है कुछ अलग होने वाला है। तो वह जो है आंतरिक कलह के नाम पर प्यारे बच्चों जो है आपातकाल लगा देती है। आपको बता दें कि आंतरिक कलह के नाम पर तभी आपातकाल लगाई थी, लेकिन अब इस बात को हटा दिया गया है और अब जो है आंतरिक कलह के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सशस्त्र विद्रोह। क्या प्रयोग किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय आपको बता दें कि कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। जब 1971 में इंदिरा गांधी जीती थी और 1971 में गरीबी का नारा देकर इंदिरा गांधी जीत गई और फिर चुनाव जो है 1977 में करवाती थी, 1977 में करवाई थी। इसी समय जो है संविधान संशोधन हुआ था। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? आपको बता दें संघात्मक शासन। जहां पर संघात्मक शासन होगा, जहां पर केंद्र और राज्य का शासन होगा, जहां पर सत्ता का बंटवारा होगा, वहीं पर विकेंद्रीकरण की राजनीति आपको दिखाई देगा। जहां पर आपको केंद्र और राज्य अलग अलग शासन करेगा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगा, वहां पर आपको विकेंद्रीकरण की राजनीति मिलती है। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम है बच्चों। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया? तो 7 जिलों में चलाया गया था गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ताकि उत्पादकता में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हो। 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने किया था? आपको बता दें कि अयूब खां उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे पाकिस्तान के, अयूब खां, और यही राष्ट्रपति जो थे वह ताशकंद समझौता में गए थे। और आपको बता दें भारत से लाला लाजपत राय गए थे और हस्ताक्षर किए थे। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा या भारतीय विदेश नीति है कि हम मतलब दुनिया के प्रत्येक देशों में शांति की स्थापना के लिए कामना करेंगे और पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, इसका भी विचार रखेंगे। राष्ट्र के साथ साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध, यानी अन्य देशों के साथ हम ऐसा संबंध रखेंगे ताकि दूसरे देश के मामलों में पड़ेंगे नहीं, लेकिन जब भी कोई बात होगा तो हम शांति का साथ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी था, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे। हमारे विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति भी है, राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध भी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी है। याद रखिए प्यारे बच्चों कि हम लोग यानी हमारा जो देश है वह उसमें नियम है कि हम कभी भी पहले किसी देश पर वार नहीं करेंगे, और यही वजह है कि भारत आज तक किसी देश पर पहले कभी वार नहीं किया है। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा भारत में अगर आप बहुत दिन तक रहिएगा तो उस आधार पर भी मतलब आपको नागरिकता मिल जाएगा। आप विवाह कर लीजिएगा नागरिकता मिल जाएगा, या जो है मतलब सरकारी सेवा में अगर आपको नौकरी हो गया तो भी आपको नागरिकता मिल सकता है। इनमें से सभी वैसे नागरिकता के कई और भी तरीके हैं जिससे आपको नागरिकता मिल सकता है। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो भारतीय क्रांति दल की सरकार बनी थी बच्चों। दल बदल क्या है? तो याद रखिएगा चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दलों में सम्मिलित होना दल बदल कहलाता है। होता यह था कि दल बदल कानून जो है वह राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था 1984 में, शायद बच्चों हो सकता है कि दल बदल कानून को 1984 या 85 में लाया गया था ये कानून, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे अभी वीडियो में ही आपको बता दें कि दल बदल कानून राजीव गांधी के समय लाया गया था। राजीव गांधी के समय
राजीव गांधी के समय लाया गया था दल बदल कानून। और दल बदल कानून जो था, दल बदल कानून या होता क्या था, तो सांसद या विधायक जीतने के बाद जो सत्तारूढ़ पार्टी होते थे उनमें चले जाते थे। हाँ, उनमें उनको लालच दिया जाता था और वे अपनी पार्टी को छोड़कर चले जाते थे। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि अगर इस पार्टी में है और उनको मंत्रालय नहीं दिया गया, फिर भी वो पार्टी को छोड़कर चले जाते थे। तो जो है सत्तारूढ़ पार्टी जो है, चाहे वो मतलब मान लीजिए किसी की सरकार है, जोड़ तगड़ कर सरकार बनी है और ऐसे में अगर सांसद या विधायक चले जाएंगे तो उसकी पार्टी गिर जाएगी। लेकिन गिर ही जाती थी, सरकार गिर ही जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि दल बदल कानून से यह थोड़ी सी जो है इसमें नरमाहट आई और यह मामला शांत हुआ। 1985 को जो दल बदल कानून आया था, राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। आपको बता दें कि इसमें जो है चुनाव जीतने के बाद कोई भी जो सदस्य होते थे वह दूसरे, तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि कम से कम इतना अगर छोड़कर पार्टी जाएंगे तो फिर आपकी विधायकी या सांसदी चले जाएगी। हाल फिलहाल में बच्चों आपको याद होगा कि बीमा भारती जो कि हमारे रुपोली विधानसभा से थी और बीमा भारती का जो है वह राजद में चली गई, जदयू छोड़ के वह राजद में गई, तो पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो आपको बता दें कि कानून में भी आपको न्याय मिलता है, राजनीतिक न्याय भी मिलता है, आर्थिक न्याय भी मिलता है, यानी सभी न्याय आपको मिल सकता है। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो आपको बता दें द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना के द्वारा किया गया था, जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी क्या बोले थे? कायदे आजम, देश की रक्षा। और कब बोले थे मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम? तब जब नोआखली का मैटर चल रहा था, नोआखली का मैटर जब कई हिंदू भाइयों की कत्लेआम हो रही थी नोआखली में, तो उस समय जो है महात्मा गांधी इसको रुकवाने के लिए या इससे पहले भी आप बताइए कि जब यह बात चल रहा था कि पाकिस्तान बने, तो जो है महात्मा गांधी उसके पास गए और बोले कि आप तो कायदे आजम हैं, हाँ आप इस मैटर को शांत कर लीजिए, हाँ भारत एक ही रहेगा। लेकिन वह नहीं माने और इस वजह से विभाजन भी हो गया। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो आपको बता दें मौलिक कर्तव्य में आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो आपको देश के द्वारा दिया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार तो आपको देश के द्वारा मिलता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप माँ बाप की सेवा करेंगे, अपने घर की रक्षा करेंगे, अपने सामानों की रक्षा करेंगे, घर में जो वस्तु उसकी रक्षा करेंगे, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मान लीजिए कोई पड़ोसी है या कोई व्यक्ति है जिस चीज को आप नहीं लाए हैं, मान लीजिए आपके घर में वो सामान है और कोई लेके चला जाता है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के बारे में याद रखें कि फलाना व्यक्ति आपके यहाँ से फलाना सामान ले गया है और अपने गार्जियन को बताएं, या फिर वह व्यक्ति आपसे पूछ कर ही सामान ले जाता है, यही आपका मौलिक कर्तव्य है। अगर आपके देश में कोई संपत्ति है, कोई चीज है, उसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है आपका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो बता दें भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती, अमेरिका में दी जाती है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन तो यहाँ पे हुआ है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, यानी हमारे यहाँ सबसे बड़ा संविधान है। याद रखिएगा हमारे यहाँ सबसे ऊपर संविधान है बच्चों, संविधान के नियम को ही सबको मानना पड़ता है। 65वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, याद रखिएगा यह प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? आपको बता दें बिहार में बच्चों, अपने बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा 1974 में किसने कहा? आपको बता दें डी के बरुआ थे, जो कि क्या बोले थे? इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोले थे वो, डी के बरुआ। चलिए आगे चलते हैं।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई? प्यारे बच्चों, डबल बार आ गया। आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन के दौरान ऐसा किया गया था जब 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी तो वह उनका कार्यकाल 1976 में पूरा होता, लेकिन उनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर वह अपना कार्यकाल 1977 तक कर ली। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई कब हुई थी? 1980 के दशक में। 1980 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दलित पैंथर्स की स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में की गई थी। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। कभी कभी ईस्वी नहीं रहता तो 1970 के दशक में कर सकते हैं। और चिपको आंदोलन जो है वह कहाँ से शुरू हुआ था? तब टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। 1974 में चामोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका किस कंपनी ने दिया? ये चामोली जिला जो है ये कहाँ पड़ता है? यह उत्तराखंड में पड़ता है, चामोली जिला। और यह जो है कंपनी था साइमंड कंपनी। साइमंड कंपनी ही वृक्ष काटने का काम कर रही थी। और यह खेल सामग्री बनाने के लिए इनको सरकार के द्वारा ठेका दिया गया था। लेकिन जब सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन, तब जो है इस कंपनी का ठेका ही 15 साल के लिए रद्द कर दिया गया था। यानी उस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र में सरकार की तरफ से यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि 15 साल या 20 साल तक के लिए कोई भी इस क्षेत्र का पेड़ पौधा नहीं काटेगा। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो थे वह नंबूदरी पाद जो थे वह क्या थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे। गोवा में किस विदेशी राज्य का शासन था? आपको बता दें कि जब भारत आजाद हुआ तब गोवा आजाद नहीं हुआ था। गोवा बाद में आजाद होता है बच्चों। भले हम लोग 1947 में आजादी मनाते हैं, 1947 में जो है हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन गोवा जो 1947 में बच्चों आजाद नहीं हुआ था। गोवा पर जो है पुर्तगाल का ही शासन था। अंग्रेजों का शासन पूरे देश में था, लेकिन गोवा पर पुर्तगाल का शासन था। आपको बता दें कि मुंबई भी पुर्तगाल के पास था। मुंबई पुर्तगाल की एक रानी हुआ करती थी कैथरीन, और कैथरीन का विवाह जो है प्रिंस से हुआ था और प्रिंस को दहेज में जो है मुंबई दिया गया था। शायद उस रानी का नाम जो है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा था। याद रखना बच्चों। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट यानी जब संसद सत्र शुरू होता है और जब भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है यानी लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में जब सत्ता दल जीतते हैं, जो पार्टी जीतते हैं वह जो सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाते हैं कैबिनेट पार्टी का जब गठन होता है यानी कैबिनेट पार्टी बनती है तो उसमें हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में एक बात बता देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रालय खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा देंगे तो पूरा मंत्रालय नहीं जाएगा। पूरा मंत्रालय तभी जाएगा जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में प्यारे बच्चों श्रीलंका आजाद हो गया था और हमारे बाद आजाद हुआ। और चीन 1949 में जो है वहाँ पर जो है साम्यवादी दल जो है वहाँ पे आया था 1949 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 में बेलग्रेड में शायद हुआ था। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो 3 स्थानों पर मात्र बच्चों, 3 स्थानों पर भारतीय जनसंघ को क्या प्राप्त हुआ? तो सीट मिला। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में नहीं बल्कि 1925 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अब एक अंक को हटा दिया गया है, 89% को हटा दिया गया है।
89% शायद हटा है, देख लेना एक बार। 1960 का एक दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं। जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो याद रखिएगा 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी का इसलिए खतरनाक है क्योंकि उस समय 1962 में चीन का आक्रमण हो गया था और गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन हो रहा था। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छाई हुई थी, लेकिन 1957-58 के बाद देश में तो कांग्रेस की सरकार बनी रही, लेकिन राज्यों में जो है वह धीरे धीरे कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। तो इसका आंसर जो है बाबू सभी हो जाएगा। देखिए थोड़ी बहुत जो है इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपको अगर बताएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड पार्टी तो सुभाष चंद्र बोस का था, तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था 1937-38 में। बच्चों क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर सौदेबाजी वाली बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि क्षेत्रीय दल जब उदय हुआ तो क्षेत्रीय दल से सौदा होने लगा क्योंकि क्षेत्रीय दल अपना मुख्यमंत्री बनाने लगे थे। क्षेत्रीय दल जो है वह डिमांड करने लगे कि अगर आपको भी हमारे साथ चुनाव लड़ना है तो हमसे गठबंधन कीजिए और हमारे साथ चुनाव लड़िए, क्योंकि तब बड़ी पार्टी तभी चुनाव, जैसे बिहार जैसा राज्य, बिहार में आप समझिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, लेकिन भाजपा जो है पूरे देश स्तर की पार्टी है, फिर भी भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसे जदयू से तालमेल बनाना पड़ता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी की पकड़ ज्यादा होती है। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? याद रखिएगा वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, लेकिन पश्चिमी जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह कोल्ड वार सब जानता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के बीच जो है स्थिति उत्पन्न हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको बताए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों जो है दो राष्ट्र हुआ करती थी जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझती थी, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। क्यों? क्योंकि यह जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराई तो इसका सोच था कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन इसे यह नहीं पता था कि सोवियत संघ कहाँ रुकने वाला था और इसी वजह से दोनों के बीच शीत युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी? याद रखिएगा नेहरू, नासिर और मार्शल जो है यह गुट निरपेक्ष संगठन बनाए थे। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन भी आए दीर्घ उत्तरीय में कि भारत की विदेश नीति क्या है या नेहरू की विदेश नीति पूछ दे या भारत की विदेश नीति, तो आप नेहरू का विदेश नीति ही लिखिएगा, क्योंकि आज भी भारत की विदेश नीति नेहरू की विदेश नीति के अनुसार ही चलती है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था बच्चों, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? तो 1967 में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। साझा त्रासदी का सूत्र किसने दिया? साझा त्रासदी का गौरी हार्डिंग ने दिया था। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? विवेक पर बल देता है, क्योंकि आप जब प्राकृतिक चीजों का या प्राकृतिक चीजों के संसाधनों का आप यूज करते हैं तो आपके विवेक पर निर्भर है, क्योंकि याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वह आपके विवेक पर निर्भर है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? याद रखिएगा क्षेत्रवाद का कुपरिणाम यह है कि अगर क्षेत्र में समस्याएं होगी तो अलगाववाद बढ़ेगा, अपने क्षेत्र से लगाव नहीं होगा, राष्ट्रीय एकता नहीं होगा, राष्ट्रीय बल्कि अलगाववाद बढ़ेगा। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था बच्चों, 1951 में पहला संविधान संशोधन। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हो गया था
और द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? तो यह एक क्षेत्रीय आंदोलन है, यह एक क्षेत्रीय आंदोलन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में हुआ था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और आपको याद होगा कि इसी समय इसी को सिख दंगा भी कहा जाता है। और यही वजह था कि इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड के द्वारा ही मार दिया गया था इंदिरा गांधी को। आपको बता दें पंजाब में जो अमृतसर है और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में ही जो है ऐसे लोग छिपे थे जो मांग कर रहे थे कि पंजाब को क्यों ना अलग देश घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उनकी मांग थी कि मुसलमानों के लिए पृथक देश है, तो फिर सिखों के लिए भी सिखिस्तान होनी चाहिए, सिखों के लिए भी एक अलग देश होनी चाहिए, इसी की मांग चल रही थी। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सा है? तो उर्दू है। जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा उर्दू है बच्चों। अब हिंदी भी चल रही है लेकिन उर्दू है। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में किसका है? तो भारत का ही विविधता में एकता, क्योंकि भारत में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। नागरिकता निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किसने किया? तो यह किया था ब्रिया स्टर्नर ने। तो बच्चों आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और फिर आपके बीच जो है वीडियो जो है फिर इसके बाद मिलने वाला है, तो तुरंत इंतजार करें और फिर वीडियो की सीरीज शुरू होने वाली है।